अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हिंदी का पीरियड है। तो आज मैं प्रश्न पत्र के आधार पर सवाल करा रहा था। तो आज प्रश्न नंबर 3 ले रहा हूँ। प्रश्न पत्र 3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो गद्यांशों पर आधारित प्रश्न आता है। गद्यांश दिए जाते हैं आपके पाठों के और उसे पढ़ करके उससे संबंधित प्रश्न दिए होते हैं नीचे, उनके उत्तर देना होते हैं। तो पहला पाठ लेते हैं, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसके लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। संकेत लेते हैं गद्यांश का, इस अभागे से लेकर याद दिलावे। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक बताइए। तो शीर्षक आपको बता ही दिया और लेखक भी बता दिए मैंने। दूसरा सवाल है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और इसका संकेत है, इस अभागे से लेकर क्या नहीं कर सकते हैं। उत्तर है, भारतवासियों में विविध प्रकार से गुणी तथा सभी प्रकार की योग्यता रखने वाले लोग हैं, परंतु वे सही नेतृत्व के अभाव में अभी तक अपनी उन्नति नहीं कर सके हैं। तीसरा सवाल है, लेखक ने देश के लोगों को किसकी संज्ञा दी है। कारण सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, लेखक ने देश के लोगों के लिए रेलगाड़ी की संज्ञा दी है, क्योंकि रेल में कई श्रेणी के डिब्बे लगे रहते हैं किंतु सभी इंजन के अभाव में स्थिर रहते हैं। इसी प्रकार वे नेतृत्वहीनता के कारण उन्नति नहीं कर पाते। यानी हमारी सोसाइटी का कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला हो, तभी सोसाइटी जो है वो तरक्की करती है। चौथा सवाल है, का चुप साध रही बलवाना। इस लोकोक्ति के माध्यम से लेखक किस बात को स्पष्ट करना चाहता है। देश के लोग हनुमान की तरह हैं। जामवंत ने जब उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया और वे समुद्र लांघ गए, इसी प्रकार लोगों को प्रेरणादायी नेतृत्व की ज़रूरत है। अगला सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। हमारे देश के लोग प्रतिभावान सभी प्रकार से योग्य हैं, किंतु वे अपनी प्रतिभा से अनभिज्ञ हैं। यदि उनको उचित मार्गदर्शन मिले तो वे क्या नहीं कर सकते। लेखक ने लोगों को स्वावलंबी बनाने की प्रेरणा दी है। सो के अब देखिए, आते हैं अगले गद्यांश पर। अगला गद्यांश है, उसके संकेत लेते हैं, सब उन्नतियों का मूल से लेकर वैदिक आदि भरे हैं। पहला सवाल है, पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। इसका उत्तर स्वयं लिखेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका संकेत है, तुम्हारे यहाँ से लेके आदि भरे हैं। उत्तर है, लेखक कहते हैं कि धर्म की आड़ में विविध प्रकार की नीति, समाज गठन आदि भरे हैं। इससे उन्नति नहीं होती, इसलिए धर्म की उन्नति से सभी प्रकार की उन्नति संभव है। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे कहा है। लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल धर्म को कहा है। प्रश्न नंबर 4, अंग्रेज़ों की उन्नति का क्या कारण है। उत्तर है, अंग्रेज़ों का मानना है कि धर्म, नीति और राजनीति को परस्पर मिला होना चाहिए। यही विचारधारा उनकी उन्नति का कारण है। प्रश्न नंबर 5, भारतवासियों को सबसे पहले किसकी उन्नति करना उचित है। उत्तर है, भारतवासियों को सबसे पहले धर्म की उन्नति करना उचित है। अब आते हैं पाठ नंबर 2 पर। तो दूसरा पाठ का नाम है महाकवि माँ का प्रवाद वर्णन और इसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब संकेत लेते हैं पहले गद्यांश का, पूर्व दिशा रूपिणी से लेकर मस्त मालूम होता है। प्रश्न नंबर 1, गद्यांश का पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। इसको आप स्वयं करेंगे। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का संकेत है, पूर्व दिशा रूपिणी से लेकर उदित ही नहीं रहा। अब देखिए, प्रातःकाल में पूर्व दिशा रूपी नायिका प्रभात की लालिमा से रंग जाती है, तब ऐसा लगता है कि वह अनुरागवती हो गई है। उस समय वह हंसती हुई सी प्रतीत होती है। चंद्रमा का तेज कम होने और उसका पीत पतित होने पर उसके मुख पर जो मुस्कान आई है, उससे उसके मन की ईर्ष्या प्रकट होती है। चंद्रमा की इस दीनहीन स्थिति के विषय में पूर्व दिशा रूपी नायिका सोचती है कि चंद्रमा जब तक मेरे साथ था तब तक उदित भी हो रहा था और उसका प्रकाश भी खूब फैल रहा था। उसे उन्नति के साथ साथ सुयश भी प्राप्त था। अगला सवाल है, पश्चिम दिशा की ओर जाते ही चंद्रमा की दीप्ति में क्या परिवर्तन आता है। उत्तर है, चंद्रमा के पश्चिम दिशा की ओर जाते ही उसका प्रकाश कम होने लगता है।
चौथा सवाल, कौन चंद्रमा को देख देखकर प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा रही है? उत्तर है पूर्व दिशा रूपी नायिका। पांचवा सवाल है, किस कारण चंद्रमा पूर्व दिशा रूपी स्त्री की हंसी मजाक की कुछ परवाह नहीं करता? उत्तर है पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की रसिकता में निमग्न होने के कारण। अब अगला गद्यांश लेते हैं। इसका संकेत है आचरण के विकट से लेके वह भाग चली। तो इसके सवाल हैं। पहला सवाल, पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। इसे स्वयं करेंगे छात्र। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। रेखांकित पंक्तियां हैं, बात यह है से लेकर कर डालते हैं। उत्तर है जो बहादुर पुरुष होते हैं वह अपनी वीरता के प्रभाव से ही शत्रुओं के छक्के छुड़ा देते हैं। इतना ही नहीं, उनके सेवकों में भी शौर्यता की भावना जागृत हो जाती है और वे विपक्षियों का मुकाबला स्वयं कर लेते हैं, अपने स्वामियों पर आंच नहीं आने देते। प्रश्न नंबर 3, अंशुमाली के सारथी कौन है? उत्तर है अंशुमाली के सारथी सूर्य हैं। प्रश्न नंबर 4, सूर्य उदित होते ही किसका विनाश होता है? सूर्य उदित होने पर अंधकार का विनाश हो जाता है। अंधकार का बैरी कौन है? अंधकार के बैरी महाराज अंशुमाली हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अवतीर्ण का है उत्तीर्ण, लिखा नहीं है मैंने, लिख लेना। उत्तीर्ण है, मैं लिख दूंगा PDF में। तिमिर का प्रकाश और पराक्रमी का कायल, उच्छेद का संगठित। हाँ, उत्तीर्ण का उन्नयन है, नीचे लिखा हुआ है। अब उत्तीर्ण भी होता है, उन्नयन भी होता है। चलिए आगे चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 3 है आचरण की सभ्यता। इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। पहला गद्यांश ले रहे हैं इसका। विद्या कला कविता से लेकर हो जाता है। पाठ तथा लेखक का नाम बताइए, यह स्वयं करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश शुरू हो रहा है विद्या कला से लेकर प्रभुत्व जमा सकता है। उत्तर है आचरण की सभ्यता विद्या कला साहित्य धन राजपाट आदि से भी बढ़कर महत्व रखती है। इसके द्वारा एक निर्धन पुरुष भी बड़े बड़े राजाओं तथा धनी लोगों पर अपना प्रभाव जमा लेता है। प्रश्न नंबर 3, आचरण की सभ्यता किससे अधिक ज्योतिषमती है? आचरण की सभ्यता विद्या कला कविता साहित्य धन और राजस्व से भी अधिक ज्योतिषमती है। किसके द्वारा विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है? आचरण की सभ्यता के द्वारा। अगला सवाल है, प्रस्तुत पंक्तियों में किसका प्रतिपादन किया गया है? प्रस्तुत पंक्तियों में आचरण की सभ्यता का प्रतिपादन किया गया है। अब अगले गद्यांश पर आते हैं। गद्यांश है आचरण का विकास मानना पड़ेगा। पहला प्रश्न है, पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। इसे स्वयं करेंगे। दूसरा सवाल है, रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। आचरण के विकास से लेकर अंग मानना पड़ेगा। उत्तर है प्रत्येक मनुष्य का कुछ न कुछ कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को धर्म से जोड़ना परमावश्यक है। जब कर्तव्य पालन में ढील नहीं होगी तो मनुष्य जो कुछ भी करेगा वह सदाचार ही होगा। अतः धर्म में उन सभी बातों का शामिल करना चाहिए जो चरित्र के विकास में सहायक हों। प्रश्न नंबर 3, व्यक्ति जीवन का उद्देश्य क्या है? आचरण का विकास करना। मनुष्य का आचरण किस किस से प्रभावित होता है? इसको आप स्वयं करेंगे, देख के लिखेंगे। लेखक ने आचरण का संगठन करता किसे बताया? इसका भी उत्तर आप स्वयं करें, आसान है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। संगठन का विघटन, आचरण का अनाचरण, प्राकृतिक का अप्राकृतिक। तो अब बाकी चैप्टर अगली वीडियो में। अब आता है पाठ 4, शिक्षा का उद्देश्य। इसके लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। पहला गद्यांश है, पुरुषार्थ दार्शनिक से लेकर टकराएंगे। प्रश्न है इसका, पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। इसे छात्र स्वयं करें। दूसरा सवाल है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश शुरू होता है पुरुषार्थ से लेकर खड़ा होगा। इसका उत्तर है जब हम मनुष्य के पुरुषार्थ की बात सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमें दार्शनिक विवेचन के लिए विवश होना पड़ता है।
पुरुषार्थ का संबंध दर्शन से है और दर्शन का संबंध जीवन से है। यह दर्शन केवल पाठ्य पुस्तक में लिखा दर्शन नहीं है। दार्शनिक सिद्धांतों के अभाव में जीवन का समाज का संचालन नहीं हो सकता। हर समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होता है, क्योंकि दर्शन मत के आधार पर ही उस समाज की राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था होती है। प्रश्न नंबर 3, पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है? जीवन से है। चौथा सवाल, किस समाज को अपनी व्यवस्था के संचालन में कठिनाई का अनुभव होता है? उत्तर है जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती। प्रश्न नंबर 5, जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती उसकी क्या स्थिति होती है? वहाँ एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग से टकराते हैं। अब आते हैं अगले गद्यांश पर। अगला गद्यांश है चित्त को क्षुद्र से लेकर उत्पन्न करें। पहला सवाल है पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए, उत्तर स्वयं करें। दूसरा सवाल है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश चित्त को से लेकर खिंच जाता है। उत्तर है कला प्रलोभनों और वासनाओं से मुक्त होने का महत्वपूर्ण साधन है। सांसारिक वासनाओं से मुक्ति पाने के लिए मानव को साहित्य, संगीत और चित्रकला में अपना मन लगाना चाहिए। जिस समय मानव का मन कलाओं से आनंद प्राप्त करता है उस समय उसके सारे तनाव समाप्त हो जाते हैं और हृदय अध्यात्म की ओर खिंच जाता है। सवाल नंबर 3, लेखक के अनुसार कला किसका साधन है? उत्तर है वासनाओं से मुक्ति दिलाने का। चौथा सवाल, लेखक के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है? उत्तर है छात्रों में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। प्रश्न नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व को स्पष्ट किया गया है? उत्तर है साहित्य, संगीत और कला के महत्व को। अब आते हैं 5वें चैप्टर यानी अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। लेखक हैं इसके राहुल सांकृत्यायन। गद्यांश पर आधारित प्रश्न। पहला गद्यांश है मैं मानता हूँ से लेकर प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 1, पाठ तथा लेखक का नाम लिखो। उत्तर छात्र स्वयं करेंगे इसका। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका शुरुआत संकेत ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लेके प्राप्त होती है। उत्तर है लेखक का मानना है कि जिस प्रकार हिमालय का चित्र देखकर उसके साक्षात सौंदर्य का आनंद नहीं मिल सकता, उसी प्रकार उसकी यात्रा ग्रंथों को पढ़कर घुमक्कड़ी का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। उसका वास्तविक आनंद साक्षात उसे देखकर ही प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया है? घुमक्कड़ जिज्ञासा को। प्रश्न नंबर 4, यात्रा संबंधी साहित्य के संदर्भ में लेखक ने क्या कहा है? उत्तर है यात्रा संबंधी साहित्य किसी अमुक स्थान का वास्तविक आनंद नहीं दे सकते। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने किस उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया है? उत्तर है हिमालय का चित्र तथा यात्रा कथाओं का उदाहरण। अब आते हैं अगले गद्यांश पर। अगला गद्यांश है घुमक्कड़ी से बढ़कर से लेकर खिल उठता है। पहला प्रश्न है पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। इसे उसका उत्तर आप खुद लिखें। दूसरा सवाल, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश शुरू होता है घुमक्कड़ी से लेकर भोजन में मिर्च। घुमक्कड़ी संसार का सबसे बड़ा सुख है। घुमक्कड़ वही हो सकता है जो चिंता रहित है, यानी जिसके पास कोई फिक्र नहीं है। चिंता रहित होना संसार में सुख का साक्षात प्रमाण है। घुमक्कड़ी में छोटे मोटे कष्ट भी होते हैं, किंतु वे कष्ट बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे खाने में मिर्च का प्रयोग। मिर्च में तीक्ष्णता होती है, किंतु तीक्ष्णता से खाने का स्वाद बढ़ता है। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने संसार का सबसे बड़ा सुख किसे बताया है? घुमक्कड़ी के लिए क्या आवश्यक है? संसार का सबसे बड़ा सुख घुमक्कड़ी में है। घुमक्कड़ी के लिए सुख के साथ कभी कभी कुछ कष्ट भी आवश्यक हैं। घुमक्कड़ी में होने वाले कष्ट किस प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है वे भोजन में मिर्च के समान होते हैं। नंबर 5, लेखक ने घुमक्कड़ी और चिंताहीनता में परस्पर क्या संबंध बताया है? घुमक्कड़ चिंता रहित होता है और चिंताहीनता ही सर्वाधिक सुख है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट